हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। नाउ कल का जो टैक्स का पेपर था वो पेपर में से मैं डायरेक्ट टैक्स के पोर्शन के लिए उस पोर्शन को डिस्कस करूँगा। नाउ एज सच एग्ज़ाम जब भी होती है तो एग्ज़ाम के बाद कई तरह के स्टूडेंट्स के कई वैरायटी ऑफ रिव्यूज़ आते हैं। कल मुझे बहुत सारे रिव्यू ऐसे आए कि सर पेपर बहुत ही इजी था, कुछ रिव्यू ऐसे आए कि सर पेपर एवरेज था, कुछ रिव्यू ऐसे आए कि सर पेपर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, अलग ही हटके लेवल था, जो टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े थे वो टॉपिक्स आए थे। तो ये रिव्यूज़ सुन के इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि पेपर कैसा था और इजी था या डिफ़िकल्ट था या एवरेज था। मुझे खुद को नहीं समझ आता है, ये हर अटेम्प्ट में ऐसे ही होता है। तो इस बार भी वैसे ही हुआ। अच्छी बात यह है कि मैंने जब पेपर देखा खुद तो मेरा ये रिव्यू था कि पेपर डेफिनेटली लीक से तो हटके था। और हमेशा जैसा पेपर आता है वैसा तो नहीं था। कुछ बातें ऐसी थी जो मतलब एक हटके बातें थी जो डेफिनेटली ऑर्डिनरी कोर्स में स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर सकता था। अ, पर मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि कभी भी पूरा पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आएगा या पूरा पेपर इजी नहीं आएगा। पेपर हमेशा बहुत बैलेंस्ड होता है जो आईसीआई देती है, और अभी वाला पेपर भी वैसा ही था, काफ़ी हद तक बैलेंस था। एंड टू माय अंडरस्टैंडिंग कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। इसलिए डिफ़िकल्ट थे क्योंकि वो एकदम लीक से हटके थे। वैसा कंसेप्ट शायद लोग इन जनरल नहीं अप्रिशिएट कर पाए होंगे वहाँ पे, और उस पॉइंट पे एग्ज़ाम हॉल में एकदम से वो इशू आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट पेपर डिफ़िकल्ट था। हर अटेम्प्ट में ऐसे ही होता है कि एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट को टारगेट किया जाता है आईसीआई द्वारा, कि जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो उन्होंने कहा टैक्स का पेपर इस अटेम्प्ट में डिफ़िकल्ट आएगा। ऐसा एक आध पेपर हर अटेम्प्ट में टारगेट किया जाता है। तो टू माई अंडरस्टैंडिंग इस अटेम्प्ट में शायद इनकम टैक्स को टारगेट किया गया था, या टैक्स को टारगेट किया गया था, क्योंकि बाकी तीनों पेपर का जनरल रिव्यू ये था कि पेपर बहुत इजी थे। हर अटेम्प्ट में ऐसा होता है, इवन सेकेंड ग्रुप में भी ऐसे ही होगा कि एक पेपर तो डिफ़िकल्ट आएगा ही। तो चिंता की बात इसलिए नहीं है कि जब पेपर डिफ़िकल्ट आता है तब रिज़ल्ट ईजी आता है, क्योंकि अगर हमारा ख़राब गया है तो सबका ही ख़राब गया होगा मतलब। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ ये है कि स्टेप मार्किंग होती है तो हमको एग्ज़ाम हॉल में पैनिक नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि उतना पेपर अच्छे से कर लें जो आता है, और जो नहीं आता है उसमें कोशिश करें। अब जैसे इस पेपर में हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स में, तो एमसीक्यूज़ तो डेफिनेटली मेरे पास नहीं है। तो बाकी क्वेश्चंस जो अवेलेबल हैं उन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। एमसीक्यूज़ का जनरल रिव्यू ये था कि एमसीक्यू थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, ऐसा जनरल रिव्यू था। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता क्या था, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन पेपर में जब हम देखेंगे तो देर आर 4 क्वेश्चंस विच आर गिवन, और एक एक क्वेश्चन अपन ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो मैंने भी नहीं किया है, और मतलब उतना टेक्निकल मैं अभी डिस्कस करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन जब तक मैं नहीं कर लेता या पूरा सॉल्यूशन एक डिटेल में नहीं हो जाता तब तक वो करना अभी ठीक नहीं है। अब इसमें पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें बुलेट पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ। इसमें 58 ईयर्स एज है तो बिलो 60 ईयर्स है। एएमटी का कैलकुलेशन भी है, आगे हम देखेंगे एएमटी का कैलकुलेशन है। अब इसमें पहला पॉइंट, ही ऑक्यूपाइज अ ग्राउंड फ्लोर फॉर हिज रेसिडेंस एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर फॉर रेसिडेंशियल यूज़। 2,28,000 का उसका रेंट है। तो 2,28,000 का रेंट है, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। अगर पूरी प्रॉपर्टी का 60,000 है तो एक फ्लोर जो दिया है उसका अज्यूमिंग कि दोनों फ्लोर इक्वल साइज़ हैं 30,000 होगा। तो 228 माइनस 30,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भूलना नहीं है। तो ये माइनस करके जो आंसर आएगा, मेरे ख्याल से 1,38,600 आ रहा है मेरा, तो वो
फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट जो है इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, पर हाँ ट्रिकी है। इसमें क्या है कि इन्होंने एक SEZ में यूनिट सेटअप की थी 2017-18 में। फर्स्ट 5 ईयर ऑफ बिजनेस चल रहे हैं जिसमें 100% डिडक्शन मिलता है। 25 लाख का प्रॉफिट है, पर हमको ET/TT का फॉर्मूला लगाना है, मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर से उसको करना है। तो 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 140 लाख डिवाइडेड बाय 200 लाख, ये करके हमारा एग्जम्पशन का एलिजिबल फिगर आ जाएगा 17,50,000। ठीक है, वापस बोलता हूँ, 25 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 200, इससे आ जाएगा 17,50,000। ये एग्जम्पशन है। 25 लाख के प्रॉफिट में से अगर 17,50,000 एग्जम्प्ट है तो नेट टैक्सेबल प्रॉफिट है 7,50,000। 7,50,000 टैक्सेबल है, बट याद रखना कि AMT के कैलकुलेशन में 25 लाख के प्रॉफिट पे हमको कैलकुलेशन करना रहेगा। तीसरा पॉइंट है, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, ATQQB, ही हैज़ ऑथर्ड अ बुक। इसमें 2-3-4 बातें याद रखने की है। एक तो ये याद रखने की है कि 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक पर डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। दूसरा, वो अमाउंट जो इंडिया में रेमिट किया है उस पर भी डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तीसरा, एक्सपेंडिचर का डिडक्शन हमको मिलेगा। और चौथा, AMT में भी इसका कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि इट इज़ इनकम फ्रॉम चैप्टर 6 से पार्ट C। सो देयरफॉर AMT में भी इसका कैलकुलेशन आएगा। अब देखिए, 2,88,000 की हमारी इनकम है, उसमें से 40,000 तो खर्चे हो गए, तो नेट बिजनेस हेड में जो टैक्सेबल होगी वो है 2,48,000 की इनकम। उसके बाद चैप्टर 6 का डिडक्शन जब आप कैलकुलेट करोगे, तो चैप्टर 6 का डिडक्शन कैलकुलेट करते हुए आप करो 2,88,000 जो रिसिट्स हैं उसका 15/18, मतलब अगर ये 18% है तो 15% कितना आएगा? 2,88,000 18% है, तो 15 कितना आएगा? वो मेरे ख्याल से 2,40,000 के आसपास कुछ आ जाएगा। और 2,40,000 एलिजिबल है, पर जब हमने इनकम ब्रॉट इन इंडिया ही 2,30,000 है, तो 2,30,000 हमको डिडक्शन मिलेगा। तो नेट में 2,30,000 का हमारा डिडक्शन हो जाएगा। फिर फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, मतलब थर्ड पॉइंट में आंसर रहेगा 2,48,000 बिजनेस हेड में टैक्सेबल और 2,30,000 चैप्टर 6 में एलिजिबल, और नेट इनकम टैक्सेबल है 18,000। AMT में ये 2,30,000 पर भी AMT लगेगा। फिर सेविंग बैंक इंटरेस्ट 40,000 टैक्सेबल है अदर सोर्सेज में, और 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा AT/TTA में। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट काफ़ी ट्रिकी और मेरे ख्याल से तो एक बाउंसर है। फिफ्थ पॉइंट इसमें दिया हुआ है, रिसीव्ड 47,000 एज प्रॉफिट फ्रॉम AOP वेयर ऑल द मेंबर्स आर इंडिविजुअल एंड विच हैड पेड द टैक्स बाय नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अगर AOP से हमको कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, ये पॉइंट हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, बाकी सारे पॉइंट्स जितने भी पूरे पेपर में हैं टॉप टू बॉटम, बस इस पॉइंट को छोड़ के फिफ्थ पॉइंट को, बाकी पूरा पेपर हमारा एट लेंथ क्लास में डिस्कस किया गया है। AOP इनफैक्ट एक अलग चैप्टर है CA फाइनल में, तो AOP का कैलकुलेशन उन्होंने क्यों दिया, किस बेसिस पे दिया, वो मुझे समझ नहीं आया, पर ये पॉइंट है जो क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है, सिर्फ ये पॉइंट फिफ्थ पॉइंट। बाकी पूरा, मतलब नॉट ओनली फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड एट लेंथ इन द क्लास, और उसके सब एग्जाम्पल्स वगैरह सब किए हुए हैं। अब जहाँ तक इस फिफ्थ पॉइंट की बात आती है, AOP में ऐसा होता है कि अगर AOP मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स दे चुकी है तो फिर मेंबर के हाथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि AOP ने टैक्स दिया हुआ है, मतलब उसमें AOP को मैक्सिमम मार्जिनल रेट तब लगता है जब ऑल द मेंबर्स आर इंडिविजुअल मेंबर्स, तो वो तो लिखा हुआ है ऑल द मेंबर्स आर इंडिविजुअल मेंबर्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसाइडेड है, तो वो भी ऐसे पता चलता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिसाइडेड है। बट एक और पॉइंट होता है वहाँ पे, वो ये होता है कि AOP ने अगर किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो AOP को मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मेंबर्स की इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल रेट पे टैक्स दिया है। तो क्योंकि
एओपी की इनकम बेसिक एग्जम्पशंस, मेंबर्स की इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है, तो एओपी ने मैक्सिमम मार्जिनल दिया है, इसलिए ये इनकम एग्जम्प्ट है इन दी हैंड्स ऑफ मेंबर। तो ऐसा मेरा प्रिजम्पशन है रीडिंग दिस लाइन, पेड दी टैक्स बाय नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि एओपी की इनकम बेसिक एग्जम्पशन, क्योंकि मेंबर्स की इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है, इसलिए एओपी ने शायद एमएमआर दिया होगा, और शायद क्योंकि एओपी ने एमएमआर दिया होगा तो मेंबर के हाथ में ये एग्जम्प्ट है। एक नोट इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये पॉइंट अगर आपको आता है तो, क्योंकि आई बिलीव बहुत ही रेयरली शायद किसी ने ये पॉइंट पढ़ा हो, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू एओपी विच इन फैक्ट इज़ अ चैप्टर इन द सीए फाइनल। एनीवेज, जो पॉइंट दिया इंस्टीट्यूट ने, हम उसको चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो पॉइंट आया है, थोड़ा लीक से हट के पॉइंट है। फिर 6th पॉइंट की हम बात करते हैं। 6 पॉइंट के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि उन्होंने एक वेकेंट लैंड बेचा, खरीदा था कितने में, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 10 लाख में खरीदा था, खरीदते समय उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भी दी थी, फिर 10 लाख में बेचा, स्टैम्प वैल्यू 14 लाख है, तो 14 लाख सेल कंसिड्रेशन आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आएगी वो खरीदा था कुछ 1,80,000 में, उस समय स्टैम्प ड्यूटी भी दी थी, पर 2001 से पहले खरीदा था तो 2001 की मार्केट वैल्यू 4 लाख को कॉस्ट ले लेंगे, इंडेक्सेशन कर लेंगे, वो सब करके मेरा 2,44,000 का ये कैपिटल गेन आ रहा है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 39,000 का 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। उसमें एक पॉइंट है हालांकि कि दिस सन इज़ नॉट डिपेंडेंट, तो उसका 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ अलाउड ओनली व्हेन दी चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट। उसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी ऑफ डिपेंडेंट फादर, फादर का इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड नहीं होता है। और सी पॉइंट है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस में 3 बच्चों का दिया है तो 2 का अलाउड होगा 28,000 रुपये। ये सब करके टोटल इनकम आ जाएगी। और ये बात ज़रूर याद रखनी है आपको कि एएमटी का भी कैलकुलेशन है। एएमटी के कैलकुलेशन में 2 फिगर आपके बढ़ जाएंगे, एक 80 क्यूक्यूबी का और एक एसीजेड का प्रॉफिट। वो करके आपको 18.5% के हिसाब से एएमटी का टैक्स निकालना पड़ेगा, एंड विच एवर इज़ हायर दैट इज़ द फिगर यू हैव टू पे। मैंने एग्जैक्ट फिगर नहीं निकाले हैं, मैं एक आपको ब्रॉडर कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एक कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मतलब मैं कहूँगा कि जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा है, वो पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं होता स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट नहीं करता, पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने किया हो, आधी घंटा 1 घंटा बर्बाद भी हुआ हो उसमें। हो सकता है किसी ने ये क्वेश्चन करते करते सोच लिया हो कि ये अटेम्प्ट हमारे लिए नहीं है, अगला अटेम्प्ट हमारे लिए है। बहुत सारी चीज़ें मन में आती है। तो इवन शुरू के 15 मिनट जब पेपर पढ़ रहे हों तो पहला क्वेश्चन और ये दूसरा भी जो डिफ़िकल्ट है वो पढ़ के आपको लगाओ कि यार ये क्या है, हमने तो क्लास में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ओवरऑल पेपर देखो, एक आध क्वेश्चन से जज मत करो कि कैसा है। तो ओवरऑल पेपर वॉज डेफिनेटली लीक से हटके था, पर बहुत मुश्किल नहीं था। सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिया है। एक व्यक्ति ने ओरिजिनल रिटर्न भर दिया है और उस ओरिजिनल रिटर्न में कुछ गलतियां की हैं, तो अब वो रिवाइज रिटर्न भर सकता है क्या, और क्यों भरना चाहिए उसको रिवाइज रिटर्न, और रिवाइज रिटर्न भर के उसका कितना टैक्स बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आपको 2 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ओरिजिनल रिटर्न में कितना टैक्स बनता है और रिवाइज रिटर्न में कितना टैक्स बनता है, और अगर दोनों में डिफरेंस है तो उसको रिवाइज रिटर्न भरना चाहिए। मतलब करेक्ट कैलकुलेशन क्या है और ओरिजिनल रिटर्न में वो क्या भर चुका है। अब करेक्ट कैलकुलेशन और ओरिजिनल रिटर्न के कैलकुलेशन में जो डिफरेंसेस हैं उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले उसकी सैलरी इनकम है 7,30,000, तो वो तो सही है। ओरिजिनल रिटर्न में भी वो 2 कैलकुलेशन करने हैं आपको, तो आप 2 कॉलम्स बना लो, या तो एज पर ओरिजिनल रिटर्न एंड करेक्टेड फिगर। तो ओरिजिनल रिटर्न में भी 7,30,000 सही है, करेक्टेड फिगर भी 7,30,000 सही है। फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 12,700 अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फिक्स डिपॉजिट 43,000, ये भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ओरिजिनल में भी ये टैक्सेबल है, रिवाइज्ड में भी ये टैक्सेबल है। बट यहाँ से अब पूरा कैलकुलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा है कि जब हम उसकी एज देखेंगे तो वो 1 अप्रैल को बॉर्न हुआ है।
1 अप्रैल 1960 को, और 1 अप्रैल 2020 को वो 60 साल का हो जाएगा। सो देयरफॉर जिस दिन वो 60 साल का हुआ उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट को 31 मार्च की रात को 12 बजे वो 60 साल का मान लिया जाएगा। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 ही विल बी कंसिडर्ड एज 60 ईयर्स ऑफ एज। अब वो 60 साल का है, 60 साल का वो व्यक्ति का कैलकुलेशन 80 TTA में डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसको 80 TTB में मिलेगा। तो ओरिजिनल रिटर्न में उसने 10,000 का डिडक्शन लिया है, जबकि उसको 50,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए। तो ये एक करेक्शन है। फिर दूसरी चीज़ आती है, ही हैज़ क्लेम्ड ATC 1,50,000, ओरिजिनल में भी 1,50,000, करेक्टेड भी 1,50,000 है। ATD ही हैज़ क्लेम्ड 25,000, ओरिजिनल में 25 लिख लो, करेक्टेड फिगर अपने को निकालना पड़ेगा। अब जब आप सब ये करोगे, ओरिजिनल वाला तो सारा आपका इससे हो जाता है, 6,07,000 रुपये की इनकम आती है और 33,950 का टैक्स आता है, जो वो TDS के रूप में सैलरी में से उसका डिडक्ट हो चुका है। अब आते हैं हम कि करेक्टेड और क्या चीज़ें हैं। तो एक तो क्योंकि उसकी एज 60 ईयर्स हो चुकी है, तो उसको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का 25 प्लस सीनियर वाला 25 मिल सकता है, और पेरेंट्स के लिए अलग से 25 प्लस 25 मिल सकता है। उसने सिर्फ 25 का डिडक्शन लिया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 38,000 उसने अकाउंट पे ही चेक से पे किया है, और 1,500 हेल्थ चेकअप का पे किया है, जो कि अलावेबल है कैश में भी पेमेंट। तो टोटल उसका और उसकी फैमिली का 38 प्लस 1,500 39,500 उसको अलाउ हो जाएगा। फिर उसके पेरेंट्स का आप देखिए, 4,000 रुपये उसने पे किया है हेल्थ चेकअप का, और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मदर का पे किया है, और फादर का भी पे किया है। तो हालांकि वो मदर किसके साथ रहती है वो सब डिपेंडेंट वाली वर्ड इररेलेवेंट है यहाँ पे। तो मदर का 33, फादर का 25, और हेल्थ चेकअप 4,000, हालांकि वो 3,500 ही अलाउ होगा, बट सबका टोटल करेंगे तो 50,000 से ज़्यादा है। तो ये 80D का डिडक्शन फैमिली का तो मिल ही गया था 39,500, पेरेंट्स का 50,000 का और डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे हम। ये करके हमारी टोटल इनकम आ जाएगी 4,96,200, जिस पे अगर हम टैक्स निकालेंगे और रिबेट दे देंगे, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो रिबेट के बाद टैक्स आएगा नील। तो ओरिजिनली हमने 33,950 का टैक्स पे किया है, जबकि रियल हमारा टैक्स बनता है नील। सो देयरफॉर वी शुड रिवाइज दी रिटर्न अंडर 139(1), we can under 139(5) we can revise the return, and therefore it is advisable to revise the return। तो आपको ये मतलब मेहनत है इसमें, और एक लीक से हटके क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर B। इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में TDS रिलेटेड पॉइंट्स हैं, और आपको बताना है कि TDS काटना है क्या, और क्या ऑब्लिगेशन है TDS की। दी असेसीज आर रेसिडेंट। अब पहला पॉइंट जो आता है उसमें इनफैक्ट असेसी इज़ अ नॉन ऑडिट असेसी। नॉन ऑडिट असेसी ने जो पेमेंट किए हैं वो 50 लाख से ज़्यादा हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। तो एक नया सेक्शन आया इस साल 194M, उसी पे क्वेश्चन है। 194M के अंतर्गत इस 52 लाख के पेमेंट पर 1% की रेट से TDS किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सेकंड पॉइंट। इसके अंतर्गत जो बेसिक क्वेश्चन है वो 194C से रिलेटेड है। कंपनी ने पेमेंट किया है ABC लिमिटेड। कंपनी ने एक ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया है जिसके पास 6 ही ट्रक है। तो हमको ये पता है कि 10 ट्रक तक होते हैं तो उसमें TDS नहीं काटा जाता है, बट द कंडीशन इज कि जो डिडक्टी है उसने अपना पैन दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियरली कहता है कि डिडक्टी ने पैन नहीं दिया है। सो देयरफॉर ABC लिमिटेड विल हैव टू डिडक्ट द TDS अंडर 194C रेड विथ सेक्शन 206AA। इसमें 1.5 लाख पे TDS कटेगा। वैसे रेट है 1%, पर क्योंकि उसने पैन नहीं दिया है तो TDS काटा जाएगा 20% की रेट पे। फिर तीसरा पॉइंट आता है, श्रीमती सरिता पेड 5,000 ऑन 17th April 2019 टू श्रीमती दीपा फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन नेशनल सेविंग स्कीम। तो इसमें कोई TDS का प्रोविज़न अट्रैक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि इसका नेचर ऑफ पेमेंट कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा है। न तो ये NSC है, मतलब न तो ये इंटरेस्ट है, न कोई पेमेंट का स्पेसिफिक नेचर क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें मेरे ख्याल से तो TDS की कोई ऑब्लिगेशन नहीं आती है।
अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करना चाहिए। रिलेटिवली ये इजी सेगमेंट आ जाता है। मतलब पहले दो क्वेश्चन जो थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी ट्रिकी था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। एक दो पॉइंट ऐसे थे जो आप को याद हो नहीं हो, मुश्किल था वो। सेकेंड क्वेश्चन में भी ए पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी था जिसमें दो कैलकुलेशन करने थे। पर अब थर्ड क्वेश्चन से तो बहुत ही इजी पेपर लग रहा है मुझे। और सेकंड में भी बी पॉइंट तो मुझे रिलेटिवली टीडीएस का बहुत ही इजी पॉइंट लगा। अब थर्ड क्वेश्चन की जहाँ तक बात आती है, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड। ये तो टैक्सेबल है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम पहले अपन देख लेते हैं टैक्सेबल कौन कौन सा है। इनकम फ्रॉम सैलरी तो टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, नेट एनुअल वैल्यू दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू मतलब इट इज़ आफ्टर म्युनिसिपल टैक्स। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट माइनस नहीं किया गया है। वो फिगर जिस पे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है वो होता है एनुअल वैल्यू, पर यहाँ दिया है नेट एनुअल वैल्यू। तो ये जो 1,50,000 है इसमें से सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि 99% लोगों ने माइनस नहीं किया है। तो वो माइनस करके 1,05,000 आ जाता है। उसके बाद नीचे फुटनोट में दिया गया है, अगले पेज पे आप देखोगे कि उनका इनफैक्ट लोन भी चल रहा है। और लोन में क्या है कि 5,25,000 रुपये रीपे किए हैं और 3,16,000 इज टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो 3,16,000 जो इंटरेस्ट के लिए है वो हमको डिडक्शन मिल जाएगा। प्रिंसिपल का 80C मिलता है, 80C से हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम ये मान रहे हैं कि ये 3,16,000 जो है इट इज़ रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी विच इज़ लेट आउट, क्योंकि कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं दी गई हैं। तो ये लेट आउट प्रॉपर्टी मैं अज्यूम कर रहा हूँ। इवन फुटनोट में भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक दो एरर लगे मुझे, तो ये एक एरर है जो, या एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए मैं एक अजम्पशन लिख देता हूँ कि ये इट इज़ रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी। तो अभी 1,05,000 माइनस 3,16,000 हम कर लेते हैं। वो करके नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। ठीक है, कुछ 2,11,000 की नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। उसमें से 11,000 जो है वो तो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होंगे, 2 ही लाख रुपए सेट ऑफ होंगे। तो 2 लाख को मैं सैलरी से सेट ऑफ कर देता हूँ। सो मैं अभी 2 ही पॉइंट पढ़े हैं मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड। नेट इसको करके सैलरी इनकम आती है 20,000 और हाउस प्रॉपर्टी लॉस आता है 11,000 जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विथ इट। इतना सारा कैलकुलेशन इस पॉइंट में इन्वॉल्व है। 1,50,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000, 1,05,000। 1,05,000 में से 3,16,000 माइनस किया, वो माइनस करके हमारा नेट फिगर आया माइनस 2,11,000। 2,11,000 में से अदर हेड से तो 2 लाख ही सेट ऑफ होगा, तो 2 लाख को सेट ऑफ कर दो सैलरी से। सैलरी हो गया 20,000 और हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो है 11,000। उसके बाद है शेयर ऑफ, थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इन विच शी इज़ अ पार्टनर, इट इज़ एग्जम्प्ट। फॉर्म से इनकम भी एग्जम्प्ट होती है, लॉस भी एग्जम्प्ट होगा। फिर लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर 35AD। 35AD का लॉस सिर्फ 35AD इनकम से सेट ऑफ होता है, तो ये कैरी फॉरवर्ड ही होगा अल्टीमेटली और कुछ नहीं होगा इसका। उसके अलावा टेक्सटाइल बिजनेस का जो लॉस है तो वो हम टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम माइनस ऑल दीज लॉसेस कर लेते हैं। तो 3 लाख की इनकम है, माइनस करंट ईयर डिप्रिसिएशन 60,000, माइनस अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 2,25,000। तो ये सब माइनस कर दिया। इवन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है वो करंट ईयर के इनकम, बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा। तो ये करके 75,000 का हमारा लॉस आएगा फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। और ये 75,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के रूप में है ये। पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था 90,000 और वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ही हमारा यहाँ पर सेट ऑफ हुआ है। तो इट कैन बी सेट ऑफ ओनली विद बिजनेस इनकम, नॉट अदर हेड्स। तो अल्टीमेटली ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो व्हाट आई हैव गॉट राइट नाउ इज 20,000 सैलरी, 11,000 हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड एंड 35AD लॉस कैरी फॉरवर्ड 20,000,
एंड बिजनेस इनकम का जो लॉस है 75,000 वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब आते हैं इस सेगमेंट पे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 1,00,000, तो दोनों को सेट ऑफ करके -25,000 का लॉन्ग टर्म लॉस आ जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स पे जो है वो है 1,50,000, उसमें से 1,00,000 एग्जम्प्ट है, तो 50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 50,000 का गेन माइनस 25,000 का लॉस जो 6th और 7th पॉइंट में है, तो कुल मिला के हमारा 25,000 का नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। फिर डिविडेंड इनकम आ गया जो कि एग्जम्प्ट है। तो ये कुल मिला के आंसर है। हमको ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, इसलिए ये ध्यान रखना कि ये जो फुटनोट में दिया गया है प्रिंसिपल लोन रीपेमेंट, इसको माइनस नहीं करना है, बिकॉज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द ग्रॉस टोटल इनकम। रिलेटिवली मेरे ख्याल से तो सिंपल था ये। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी आता है। क्वेश्चन नंबर बी में दो लोगों की डिटेल्स दी गई है, श्री राम कुमार और श्रीमती राम कुमार। तो इनकी दो इनकम निकालनी, दो कॉलम बना लेनी चाहिए, राम कुमार और श्रीमती राम कुमार। तो पहला पॉइंट जो दिया गया है उसमें सैलरी की डिटेल्स दी गई हैं। सिंपल है, स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलना क्योंकि कंप्यूटर्ड फिगर नहीं दिया है। तो श्री राम कुमार की 1,30,000 की सैलरी, श्रीमती राम कुमार की 1,90,000 की सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। छोटा पॉइंट है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है उसमें। सेकेंड पॉइंट है, श्री राम कुमार ट्रांसफर्ड अ फ्लैट टू हिज वाइफ ऑन 1 सितंबर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। क्योंकि कंसिडरेशन एडिक्वेट है तो क्लबिंग नहीं अट्रैक्ट होगा। राम कुमार के हाथ में 5 महीने का रेंट टैक्सेबल होगा, तो 9,000 इंटू 5 मंथ्स माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, और श्रीमती राम कुमार के हाथ में 9,000 इंटू 7 मंथ्स माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्सेबल होगा। तो कुल मिला के 31,500 एंड 44,100 मेरे हाथ में रिस्पेक्टिवली इनकम आ रही है। फिर थर्ड पॉइंट आता है, राम कुमार एंड हिज वाइफ बोथ आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो उनको जो भी पार्टनरशिप से इंटरेस्ट इनकम हुई है वो टैक्सेबल हो जाएगी, दैट इज़ ₹36,000 एंड 64,000, और शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो जाएगा क्योंकि वो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होता है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग है या एक अजम्पशन लेने की बात आती है। श्री राम कुमार ट्रांसफर्ड 10% डिबेंचर्स वर्थ ₹3 lakhs टू श्रीमती राम कुमार ट्रांसफर्ड दीज डिबेंचर्स टू श्री राम कुमार। अब इसमें ये जो है ये फिगर दिया गया है 3 लाख का, और 10% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो टू माई अंडरस्टैंडिंग ये ईयर एंड पे दिया गया होगा, क्योंकि बाद में ये 3,30,000 अमाउंट लिखा गया है कि ये 3,30,000 अमाउंट आया, मतलब डिबेंचर्स उनने दिए फिर बेच दिए होंगे ऐसा कुछ, तो 3,30,000 उनने सिमिलर इन्वेस्टमेंट किया और 39,000 की इनकम कमाई। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं मिसिंग लग रही है मुझे। मैं सिंपली ये करता हूँ कि ये 39,000 की इनकम श्री राम कुमार की ये जो इनकम है श्रीमती राम कुमार के हाथ में क्लब कर देता हूँ एज पर दी क्लबिंग प्रोविजंस। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग मुझे लग रही है तो एक नोट में लिख दूंगा कि ये 3 लाख का फिगर है, बट फिर बाद में 3,30,000 दिया है, तो इट इज़ अज्यूम दैट इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट विच वॉज कलेक्टेड एंड इन्वेस्टेड। डिबेंचर दिए होंगे, बाद में विथ इंटरेस्ट मिल गया होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मतलब नोट लिखना चाहिए इसके ऊपर। फिर 5th पॉइंट आता है, इसमें क्लबिंग वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल है, तो सिंपली देख लेना आप कि किसकी इनकम ज़्यादा है, श्री राम कुमार या श्रीमती राम कुमार। जिसकी भी इनकम ज़्यादा है उसके हाथ में 15,000 माइनस 1,500 13,500 रुपये क्लब कर देना। दैट इज़ हाउ यू विल गेट द नेट इनकम ऑफ श्री राम कुमार एंड श्रीमती राम कुमार। रिलेटिवली फिर भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। 4th क्वेश्चन तो सबसे सिंपल है, तो मैं तो ये कहता हूँ उल्टा पेपर पढ़ना चाहिए, 4th वाला सबसे पहले कर लो। अब इसमें 4th में ए पॉइंट जो दिया गया है उसमें मिस्टर थॉमस इज़ अ नॉन रेसिडेंट सिटीज़न ऑफ जापान, और उनके आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस बताने हैं ट्रांजेक्शन के। पहला ट्रांजेक्शन है जिसमें द मनी इज़ बोरोड आउटसाइड इंडिया बट इट इज़ इन्वेस्टेड इन इंडिया। तो क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट किया गया है इस लिहाज से ये टैक्सेबल होता, बट यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन इंडिया इन बिजनेस, इट इज़ इन्वेस्टेड इन अ डेट फंड इन इंडिया। सो क्योंकि ये डेट फंड में इन्वेस्ट किया गया है, बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट किया गया है, तो मेरे हिसाब से ये टैक्सेबल नहीं होगा।
ठीक है, जनरली लोगों ने टैक्सेबल किया होगा कि इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो इंडिया से इंटरेस्ट इनकम हो रही है, पर उसमें क्लॉज आप देखेंगे प्रिसाइजली तो वहाँ वर्डिंग्स है इट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। तो क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया गया है इट इज़ नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। फिर सेकेंड पॉइंट दिया गया है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है कि इट इज़ इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। फिर थर्ड पॉइंट दिया गया है, थर्ड पॉइंट है इट इज़ अगेन स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है, न्यूज़ एजेंसी को जो इनकम होती है वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीज़न अगर न्यूज़ एजेंसी चलाकर इनकम कमाता है एंड द न्यूज़ इज़ ट्रांसमिटेड आउटसाइड इंडिया तो इनकम इज़ नॉट अक्रूड इन इंडिया, इट इज़ नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। तो डायरेक्ट प्रोविज़न है, इट इज़ नॉट टैक्सेबल। फोर्थ पॉइंट की जहाँ तक बात आती है इट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज़ अक्रूड इन इंडिया इफ़ दैट नॉलेज इज़ यूज्ड इन इंडिया। क्लियरली दिया गया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप हुआ, सो देयर फॉर द नॉलेज इज़ यूज्ड इन इंडिया, तो दिस शुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। अब अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें बी पॉइंट, बी पॉइंट में बहुत सारे डेटा दिया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए इसमें बिकॉज आई हैव रेड इट तो मैं आपको बतला देता हूँ। व्हाट हैज़ हैपन्ड हियर इज़ मिस्टर गोविंद ने 600 शेयर्स खरीदे थे ओरिजिनली, बाद में उनको 1200 बोनस शेयर्स और मिल गए 2001 से पहले। 2001 की मार्केट वैल्यू दी है, 31 मार्च 18 की मार्केट वैल्यू दी है। 1800 शेयर्स टोटल थे, 600 ओरिजिनल 1200 बोनस, उसमें से 1000 शेयर उन्होंने कन्वर्ट कर लिए इनटू स्टॉक इन ट्रेड और बाद में उस स्टॉक इन ट्रेड को बेच दिया। तो 1000 का कैलकुलेशन अलग चलेगा और 800 का कैलकुलेशन अलग चलेगा। 800 का कैलकुलेशन मेरे ख्याल से रिलेटिवली ज़्यादा सिंपल है। 800 शेयर्स बेचे हैं 2400 के रेट पे, तो सेल कंसिडरेशन हो जाएगा 2400 इंटू 800, और ख़रीदे गए थे तो कोई और वैल्यू में ख़रीदे गए होंगे, पर क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड है और उसमें भी जो 112A सेक्शन है उसका ट्रांजिशनल प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड 2018 से पहले ख़रीदे गए और 2018 के बाद बेचे गए एंड कैपिटल गेन इज़ लॉन्ग टर्म। तो इसमें 31 जनवरी 18 की मार्केट वैल्यू 2000 को कॉस्ट मान लिया जाएगा। तो 2400 में बेचे, 2000 कॉस्ट हो गई, 400 रुपये का कैपिटल गेन आ जाएगा। 400 इंटू 800 3,20,000 का कैपिटल गेन आएगा, माइनस जो 1 लाख का एग्जम्पशन है वो करना मत भूलना। तो 3,20,000 माइनस 1 लाख 2,20,000 का कैपिटल गेन आ जाएगा। ये तो हो गया 800 शेयर्स का। अब बात आती है 1000 शेयर्स की। 1000 शेयर्स वर कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जिस दिन उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया गया उस दिन की मार्केट वैल्यू को हम सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। अब उस दिन की भी दो वैल्यू दी है, एक है 2200, एक है 2100। एक उस दिन का हाई रेट दिया है और एक क्लोजिंग रेट दिया है। लॉ में कुछ नहीं दिया है कि कौन सी मार्केट वैल्यू लेंगे। आई एम टेकिंग 2200 क्योंकि आप उस दिन बेच तो सकते थे 2200 में, तो 2200 इन माई अंडरस्टैंडिंग इज दी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट। यू कुड हैव सोल्ड इट एट 2200। तो 2200 इंटू 1000 ये आपका कैपिटल गेन के लिए सेल कंसिडरेशन हो गया। और फिर 900 जो कि 31 मार्च 2001 की इसकी मार्केट वैल्यू है, 2001 की मार्केट वैल्यू 900 को कॉस्ट ले लिया। इसमें इंडेक्सेशन भी करेंगे क्योंकि ये एसटीटी पेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो इंडेक्सेशन करके मेरी कॉस्ट आ रही है 26,01,000 और 22 लाख रुपए का सेल कंसिडरेशन आ रहा है मेरे ख्याल से। तो 22 लाख का सेल कंसिडरेशन, 26,01,000 की कॉस्ट, और वो कॉस्ट में से ये माइनस करके नेट लॉस आ जाएगा जो सेट ऑफ हो जाएगा विद द अदर कैपिटल गेन। और बिजनेस इनकम की जहाँ तक बात आती है, बिजनेस इनकम में अपनी 2400 में बेचा और 2200 को कॉस्ट मान लिया, उस दिन की मार्केट वैल्यू, कन्वर्जन वाले दिन की मार्केट वैल्यू को कॉस्ट मान लिया। तो 2400 में बेचा, 2200 कॉस्ट हो गई, 200 रुपये की बिजनेस इनकम आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इस तरीके से आपका बिजनेस इनकम एंड कैपिटल गेंस आ जाएगा। अभी देखो एग्जामिनर ने जब पेपर सेट किया, मेरे को नहीं पता उनके दिमाग में क्या था, उनने इंडेक्सेशन वैल्यूज़ ही नहीं दी हैं। हालांकि किसी और क्वेश्चन में दी थी तो वहाँ से अपन ने उठा ली, बाकी इस क्वेश्चन में इंडेक्सेशन वैल्यूज़ नहीं दिए। आई डोंट नो व्हाई दे हैव मिस्ड इट आउट। अब अगला जो पॉइंट आता है सी पॉइंट, उसमें आप देखिए ब्रीफली एक्सप्लेन दी प्रोविजंस रिलेटिंग टू टीडीएस अंडर 194N
एकमात्र थ्योरी क्वेश्चन आया है, बाकी पूरा प्रैक्टिकल पेपर है। आप देख सकते हैं 194N आप सबको पता है, उसमें दिया गया है कि अगर बैंक से 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉवल करेंगे तो 2% की रेट पे TDS होगा, और उसमें ट्रांजिशनल प्रोविज़न है, सितंबर से आया है। वो सारी कहानी थ्योरी में लिख देनी चाहिए। या तो ये अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था, या फिर दूसरा पॉइंट आता है मिस जूली, उनके केस में आपको ये बताना था। तो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स बहुत ही सिंपल है। पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, उसमें एक क्लोजली हेल्ड कंपनी से उनको लोन मिला 5 लाख, और 2 लाख उसका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो 2 लाख इज़ द डिविडेंड अमाउंट, कंपनी को उस पर DDT लग जाएगा 34.94% पे, और मिस जूली के हाथ में ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। और 222E सेक्शन है ना, आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है उसमें 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन मिला। इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन किसी भी साल से रिलेट करता हो, जिस साल वो रिसीव हुआ करंट ईयर में, उस साल वो टैक्सेबल है। तो 5 लाख टैक्सेबल है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा 50% का, तो 2,50,000 टैक्सेबल है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से ये क्वेश्चन पेपर अपन ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये है कि ये जैसा भी क्वेश्चन पेपर था, इट इज़ समथिंग विच इज़ सेकेंडरी। आपको फोकस करना चाहिए कि हमको स्टेप मार्किंग मिलेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ स्टेप्स तो आपने ज़रूर से हर क्वेश्चन में सही किए होंगे, उन पे आप ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो वो ध्यान में रखते हुए पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाना चाहिए। एंड बी कॉन्फिडेंट, अगले पेपर्स पे अब ध्यान दो। आपका अगले जो पेपर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो पेपर्स हो चुके हैं दे आर इररेलेवेंट। मार्क्स स्टेप वाइज मिलेंगे, मार्क्स प्रेजेंटेशन के मिलेंगे, तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे आपको। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू।